हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 में मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे सिलेबस में 4 टाइप्स के मीन वैल्यू थ्योरम हैं। पहला है रोल्स थ्योरम, दूसरा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड है कॉचीज थ्योरम एंड फोर्थ इंटरमीडिएट थ्योरम। वन बाय वन हम सभी थ्योरम्स की एप्लीकेशंस, उसका स्टेटमेंट, प्रूफ आपको डिस्कस करेंगे। आप कृपया इसको अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट है रोल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है लेट एफ विद रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट इफ एफ एक्स सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इट मीन्स कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, यानी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट में एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। सेकंड, इज एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, इट मीन्स ये फंक्शन एफ एक्स को ए और बी के पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स के लिए इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। एंड थर्ड वन, एफ ए इक्वल टू एफ बी, दोनों के ऑर्डिनेट सेम होंगे। जब ये दोनों के ऑर्डिनेट सेम होंगे इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट सी इन सच दैट एफ डैश सी इक्वल 0, देन सी मस्ट लाई बिटवीन ए और बी। मतलब ये हुआ कि हमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करना है तो पहले बताना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, उसी फंक्शन को ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन थर्ड वन, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, देन देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि इसको जब हम प्रूव करेंगे तो हम देख पाएंगे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो ये जो एफ ए इक्वल टू एफ बी आता है जनरली ये इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी हैं वो उस फंक्शन एफ एक्स के रूट्स हैं। यदि ए और बी गिवन फंक्शन एफ एक्स के रूट होंगे तो उसके बीच में एक पॉइंट सी होगा जो उसके डेरिवेटिव का रूट होगा, और यही कंक्लूजन है किसका, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का। मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी किसी फंक्शन के रूट हैं तो उसके बीच में एक रूट उसके डेरिवेटिव का होगा। मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी मीन्स ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। Then between a and b there must be a number c in such that f dash c equal 0. So c must be the root of its derivative. मतलब a और b यदि इस f x के रूट हैं तो इनके बीच में एक पॉइंट c होगा। किसके बीच में, a और b के बीच में एक पॉइंट c होगा जो f dash x का डेरिवेटिव होगा, जो f dash c को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इस रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फिगर में हमने एक फंक्शन लिया हुआ है एफ एक्स जो पॉइंट ए और बी है। मतलब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए और एफ ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए बी और एफ बी। ये जो फंक्शन है ये ए से बी में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंसीडर द पोर्शन ऑफ ए बी ऑफ द कर्व एफ एक्स which is lying between x equal to a और x equal to b in such that, तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b। तो बाई ग्राफिकली इट इज क्लियर दैट इजिली वी कैन सी बिटवीन a to b ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है। दूसरा, ये जो एफ एक्स है ये a और b के पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल भी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के पॉइंट को छोड़ करके हम इसके बीच के सभी पॉइंट्स के लिए एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो ए से बी में डिफरेंशिएबल भी है, और ये फिर ग्राफ से क्लियर है कि ये एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है। जब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल हो गए इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और बी एन दोनों ऑर्डिनेट हैं तो एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो इनके बीच में एक पॉइंट सी होगा, यहाँ पर सी को पी पॉइंट लिया हुआ है। इस टाइप से होगा कि
इसका यहाँ से हम जब एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वहाँ पे इसका, अब चूंकि ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसका एफ डैश सी 0 होगा। तो जो सी लाई करेगा वो ए और बी के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ फ्रॉम द फिगर दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट पी ऑन द कर्व बिटवीन ए और बी that tangent is parallel to x axis in which f dash c equal 0, then the c must lie between a और b। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पैराबोलिक शेप हम लिया हुआ है, कर्व लिया हुआ है, वो एक डाउनवर्ड का है, यहाँ पे एक अपवर्ड का है। तो भी ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ए टू बी में डिफरेंशियल भी है। इसका जो ऑर्डिनेट है ए एम और बी एन दोनों सेम है, इसका मतलब एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो इसके बीच में एक पॉइंट सी, एक पॉइंट पी जो हमने पी लिया हुआ है, यहाँ पे एफ डैश सी 0 होगा तो सी लाई करेगा ए और बी के बीच में। तो ये टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे वो डाउनवर्ड केस में हो चाहे वो अपवर्ड केस में हो, दोनों केस में एफ डैश सी इक्वल 0 होगा और सी जो लाई करेगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा और उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तभी हमने फिगर 1 और 2 में देखा कि एक पॉइंट, अब हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं इस फिगर में कि हमारे पास ए से बी में एक फंक्शन कंटिन्यूस है जो डिफरेंट एक कर्व के फॉर्म में दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए एम और बी एन इक्वल है, मतलब एफ ए और एफ बी इक्वल होगा। ये ए से बी में सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूस दिया हुआ है और ए और बी को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल भी है। तो अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आपके पास दिख रहा है, ये सभी में जो टेंजेंट होगा एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट R, एट पॉइंट S, दीज और आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। मान लो ये पॉइंट C1 है तो यहाँ पे एफ डैश C1 0 होगा। ये C2 है तो एफ डैश C2 0 होगा। ये C3 के लिए है R पॉइंट तो एफ डैश C3 0 होगा। C4 के लिए एफ डैश C4 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ A और B के बीच में C अकेला एक पॉइंट नहीं है, कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट शुड बी देयर। लेकिन यदि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो रहे हैं, जैसे इस केस में A और B के बीच में C1, C2, C3, C4 एक से ज़्यादा पॉइंट भी एप्लीकेबल हैं। तो A लेस देन C1 लेस देन C2 लेस देन C3 लेस देन C4 less than B means between A and B there is so many points in which lie between A to B and their tangents are parallel to x axis. So we can say tangent at point P, Q, R and S all are parallel to x axis. So slope of tangent at P, Q, R, S is 0 or of C of the abscissa of P, Q, R, S, C1, C2, C3 and C4. So in which f dash C equal 0, then C must lie between A और B. So this one the Roche theorem. मतलब यदि A और B किसी फंक्शन के रूट हैं तो उसके बीच में एक रूट उसके डेरिवेटिव का होगा। If A and B are the roots of the function fx, then between them a point C which lie between A to B, which is a point which is the root of its derivative. अब रोज थ्योरम को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई रोज थ्योरम। हमारे पास दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स इक्वल रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया -2 से 2। पहले हम देखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी डिफाइन है -2 से 2 में, तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर -2 से 2 में कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये दिख रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। दूसरा, ये फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर -2 से 2 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसका एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर -हाफ -2x इक्वल टू आ गया -x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर which adjust for all x belongs to -2 से 2. It means this function is also differentiable at -2 से 2. मतलब ये सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड देखें, यदि यहाँ पे हम f इक्वल -2 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है और f2 इक्वल पुट करें तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। जब ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो
इफ fx satisfying all the three conditions of Rolle's theorem, then there exists at point C in such that f dash c equal 0। तो हम यहाँ पे x के प्लेस में x इक्वल टू सी पुट कर देंगे, तो -c अपॉन √4 - c स्क्वायर इक्वल 0। सॉल्व करेंगे तो c 0 आ रहा है, और ये जो 0 है ये -2 और 2 बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। एक और क्वेश्चन देखें, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल टू sin x माइनस sin 2x इन 0 to π। तो पहले देखें fx इक्वल टू sin x माइनस sin 2x। sin x भी कंटिन्यूस फंक्शन है, sin 2x भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन का सम और डिफरेंस दोनों कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब fx जो है वो गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है, और जब ये और हम ये fx इज डिफरेंशिएबल भी होगा इन इंटरवल 0 से π। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम कह सकते हैं, अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया कॉस एक्स माइनस, यदि हम एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस 2x है, तो ये मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे f0 0 आ रहा है, पाई भी 0 आ रहा है। इसका मतलब fx सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट c इन सच दैट f डैश c इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने x इक्वल c पुट कर देंगे, तो आ जाएगा cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल 0। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे cos c की वैल्यू मिल गई 1 ± √33/2 जो 0 और पाई के बीच में है। इसका मतलब यहाँ भी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जितने टाइप के भी क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में आ रहे हैं हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b ऑन 1 2 3 रोल्स थ्योरम होल्ड विथ c इक्वल 2 + 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखा कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना था। अब यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको a और b निकालना है। इट मीन्स fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस ax प्लस b गिवन इंटरवल 1 2 3। जब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। जब ये कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो थर्ड कंडीशन f1 इक्वल टू f3 को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पे f1 इक्वल टू f3 को सेटिस्फाई कराया, तो यहाँ पे 1 पुट किया, तो ये आ गया a प्लस बी माइनस 5 इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 27। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, तो a इक्वल टू आ गया 11। इसके बाद इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि जो c दिया हुआ है ये c ये लाई करेगा a और b के बीच, मतलब ये f डैश c इक्वल 0 से c निकला है। तो हम वही कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे हमने f डैश x निकाला, जो आ गया 3x² माइनस 12x प्लस a। यहाँ पे c इक्वल टू 2 + 1/√3 पुट कर दिया यहाँ पे x के प्लेस में, और सॉल्व किया f डैश c इक्वल 0, तो ये आ गया 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। डायरेक्ट यहाँ पे f डैश c पुट करके 0 कर दिया, सॉल्व करेंगे तो c ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे डायरेक्ट हमने x इक्वल c पुट करके ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल 0 आ गया, जो विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम b। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे b टर्म नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है निकालने की, मतलब a इक्वल 11 होगा और b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, abc बिलोंग्स टू r, देन फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन वुड हैव एटलीस्ट वन रूट इन 0 and 1। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास जो फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, हमें निकालना फाइंड द कंडीशन इन विच वुड हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच का जो रूट जो है वो ax² प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 0 1 जो है वो उसके रूट से जिसका ये डेरिवेटिव है, तो हमें इसमें रिवर्स फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो हमने fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c लिया, इसको इंटीग्रेट किया। इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि जो c रूट है वो डेरिवेटिव का रूट होता है और a और b फंक्शन के रूट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में 0 और 1 फंक्शन के रूट हैं
और 0 1 के बीच में एक पॉइंट सी है जो उसके डेरिवेटिव का रूट है। तो डेरिवेटिव का रूट यहाँ दिया है हमको, 0 1 रूट दिया हुआ है जो फंक्शन के हैं, तो इसको हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। हमने इसको इंडिकेट कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू दिया आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेट किया तो ये कैपिटल एफ एक्स ले लिया इसको, ये हो गया ए एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको मालूम है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। जब कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होगा इसका मतलब है ये f0 इक्वल टू f1 को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने उसको f0 इक्वल टू f1 को सेटिस्फाई कराया तो आ गया f0d इक्वल टू a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस डी। सॉल्व किया तो बन गया 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल 0। इसका मतलब ये हुआ इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार आप समझने की कोशिश करो, फिर से देखें एक बार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दिया हुआ है, हमें निकालना कंडीशन जिसके रूट्स 0 और 1 है, जो इसके बीच में लाई कर रहा है। मतलब 0 और 1 जो हैं वो इसके रूट नहीं है, इसके बीच का जो रूट है वो इसका रूट हुआ। तो 0 और 1 फंक्शन के रूट होते हैं और उसके बीच का जो रूट होता है उसके डेरिवेटिव का होता है। तो ये डेरिवेटिव रूट दिया हुआ है। जब डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसको फंक्शन बनाने के लिए उसको हम इंडिकेट करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले इंडिकेट करके फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर उसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करा करके थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी से हमें निकालना पड़ेगी कंडीशन। अब हम एक आईटी क्वेश्चन करते हैं। ये आईटी क्वेश्चन है, देखिए किस टाइप क्वेश्चन भी रोल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। If f(x) equal to x की पावर alpha cos x and f(0) equal 0, if Rolle's theorem can be applied for function f in 0 to 1, then find the value of alpha। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन f(x) डिफाइन है x की पावर अल्फा cos x एंड f(0) equal to 0 और ये 0 to 1 में है। यदि हम इस इंटरवल को इंक्लूड कर दें तो आपके पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा f(x) equal 0 जब x equal 0 हो गया, और जब x इक्वल टू 0 नहीं है मतलब वो 0 ओपन और 1 क्लोज के बीच में है, तो ये फंक्शन हो गया x अल्फा लॉग x 0 और 1 के बीच में, जहाँ 0 ओपन है और 1 क्लोज्ड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है रोल थ्योरम एप्लीकेबल कैन बी अप्लाइड। तो भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस तो और डिफरेंशियल भी है इस इंटरवल में, जो इंटरवल दिया हुआ है। तो ये रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन f(0) इक्वल टू f(1) को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 0 के लिए तो अप्लाई यहाँ पे होगा नहीं 0, तो हम 0 राइट हैंड की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए देखें तो ये हो जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा x अल्फा लॉग x इक्वल टू f(1) 0 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे हम ये बता दें कि x की पावर अल्फा लॉग x की क्या वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे ताकि आउटपुट इसका 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको लिमिटिंग पॉइंट में लाने के लिए हमने इसको सॉल्व किया। तो इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग x अपॉन x की पावर माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में ले आएँ ताकि आप इसमें इजीली एल होस्टल रूल अप्लाई कर पाएँ। तो हमने इसमें एल होस्टल रूल अप्लाई कर दिया तो ये 1/x हो गया, ये डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे हमने माइनस अल्फा x की पावर माइनस अल्फा माइनस 1, और हमने इसको सिम्प्लीफाई किया तो ये आ गया माइनस 1/अल्फा लिमिट x टेंड्स 0 x की पावर अल्फा इक्वल टू 0। ये मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स 0 है तो ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये x की वैल्यू यदि नेगेटिव हो जा रही है तो ये 1/x हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब पॉजिटिव होगा तो मतलब x होगा तो डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा। x अल्फा की इक्वल 1 और 2 होगा तो x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x4 हो गया, यानी अल्फा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा सकते हैं तो इक्वल 0 आ जाएगा। सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ अल्फा ग्रेटर देन 0। ये भी एक आईटी क्वेश्चन है, दिया हुआ है px इक्वल टू 51 x की पावर 101 माइनस 2323 x की पावर 100 माइनस 45x प्लस 1035 यूजिंग रोल्स थ्योरम प्रूव दैट px इक्वल 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन दिस एंड दिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस px का इक्वल टू 0 उसका एक रूट जो है ये 45 1/100 एंड 46 इसके बीच में होना चाहिए। मतलब ये 45 1/100 और 46 जो हैं वो उसके
इंटीग्रेशन के रूट्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यदि a और b किसी फंक्शन के रूट हैं तो a और b के बीच में उसके डेरिवेटिव का रूट होगा। तो यदि ये px का रूट है मतलब ये दोनों का ये डेरिवेटिव का रूट है, तो ये किसी का डेरिवेटिव है, तो इसको फंक्शन लाने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 51 x की पावर 102/2 102, ये हो जाएगा 2323 x की पावर 101/101 माइनस 45 x² प्लस 1035x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x की पावर 102/2 माइनस 23 x की पावर 101 माइनस 45 x² और 1035, ये इक्वल 0 कर दिया हमने क्योंकि रूट्स निकालना है। तो 0 किया तो यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया तो x² यहाँ से कॉमन आ गया इन दोनों से, तो ये हो गया x की पावर 100 माइनस 45 और इन दोनों से हमने 23x कॉमन ले लिया तो हो गया x की पावर 100 माइनस 45, तो ये x यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो गया x की पावर 100 माइनस 45 x इक्वल टू 46, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 45 की पावर 1/100 और 46, तो हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 45 की पावर 1/100 और 46। तो हमने दिखा दिया कि 45 की पावर 1/100 एंड 46 फंक्शन के रूट्स हैं। किसके फंक्शन के रूट हैं? जिसको हम इंटीग्रेट किया हुआ है, तो इसके बीच में एक रूट उसके डेरिवेटिव का होगा, मतलब इसका होगा। तो px इक्वल टू 0 का एक रूट इसके बीच में होगा, जो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा इसका है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके दो फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसका स्टेटमेंट के फर्स्ट 2 पॉइंट सेम एज रोज थ्योरम है कि कोई फंक्शन f दिया हुआ है, दिस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के बीच के सभी पॉइंट्स के लिए हर पॉइंट में ईच पॉइंट में ये जो फंक्शन f है वो हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये a b के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, ये जो फंक्शन f है दिस शुड बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल a to b ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल a to b, यानी फंक्शन f दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट c इन सच दैट a लेस देन c लेस देन b in such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। रोज थ्योरम में हमने पढ़ा था f dash c equal 0 when c lie between a to b। यहाँ पे क्या होगा, यदि f(x) कंटिन्यूअस है a और b में, यदि वो डिफरेंशिएबल a to b में है, then there exists at point c in such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a, then c must be lie between a to b। a और b के बीच में पॉइंट c होगा, वो c हम कैसे निकालेंगे, वो c जो होगा वो f dash c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस से, यहाँ से आप c निकाल सकते हैं और आप देखेंगे c जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं रोज थ्योरम का। मान लें कोई एक फंक्शन ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल f(x) इक्वल टू f(x) प्लस ax। अब ये कैपिटल f(x) इक्वल टू हमने मान लिया स्मॉल f(x) प्लस ax। अब यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है। इस a को डिटरमाइन करने के लिए हमने रोज थ्योरम की तीसरी कंडीशन fa इक्वल टू fb को सेटिस्फाई कराया। तो यदि हम fa इक्वल टू fb को सेटिस्फाई कराएंगे, इसका मतलब हम x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा fa प्लस aa, और यहाँ b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा fb प्लस ab। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये बन गया fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, माइनस a आ गया। तो यहाँ से हमने माइनस a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ fb और fa अपॉन b माइनस a निकाल के रखा। अब चूंकि हमने जो फंक्शन कंसीडर किया है कैपिटल f(x) इक्वल टू f(x) प्लस ax, अब चूंकि ये f(x) भी कंटिन्यूअस है और ax भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल f(x) भी कंटिन्यूअस होगा। तो नाउ वी कैन से f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a b और x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयरफॉर कैपिटल f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। सिमिलर अगेन
this fx defensible in open interval a to b, this x also defensible in open interval a to b, so whole we can say capital Fx is defensible in open interval a to b. Then the value of a fa equal to fb से हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, fb माइनस fa अपॉन b माइनस इक्वल टू माइनस a. Then there exists at point c is such that कैपिटल f डैश c इक्वल 0. आपको मालूम कैपिटल fx की वैल्यू क्या है, fx प्लस ax. ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल f डैश x इक्वल टू f डैश x प्लस a. अब यहाँ पे रोज थ्योरम से हम f डैश c को 0 करेंगे, इसका मतलब ये f डैश c प्लस a इक्वल 0 होगा. सो ये इक्वल हो जाएगा माइनस f डैश c. अब ये माइनस f डैश c हो गया, तो हमने दोनों इक्वेशन से a की वैल्यू को और माइनस f डैश c की वैल्यू कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो हम बोलेंगे c जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि LMVT शॉर्टकट में बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को. तो अकॉर्डिंग टू LMVT वी कैन से इफ द फंक्शन f is the continuous in given interval a to b, function is differentiable in open interval a to b, then there exists at point c in such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a, then c must lie between a and b. Now geometrical meaning of LMVT. Let हमारे पास एक कर्व हमने लिया हुआ है, a से b में एक कंटिन्यूस है. लेट a के कोऑर्डिनेट्स हो गए a और fa एंड b के पॉइंट ले लिया हमने b और fb. So let a and b fb are the 2 points on the curve. और ये OL है, ये OL जो हुआ ये इक्वल टू a है और जो OM है वो इक्वल टू b है. और AL इसका ऑर्डिनेट हो गया तो ये हो गया FA और BM हो गया, ये हो गया FB. अब हम यहाँ देखें, यदि हम इस A और B को ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाते हैं तो ये कॉर्ड जो है वो एंगल बनाता है थीटा. तो हम बोलते हैं स्लोप ऑफ AB. तो स्लोप ऑफ AB को हम 2 पॉइंट फार्मूला से निकाल लें तो स्लोप ऑफ AB होगा, ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ AB इक्वल टू टेन थीटा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A. ये इसका स्लोप हो गया. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमने पढ़ा हुआ है बाय LMVT में क्या होता है, f डैश c इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A. तो f डैश c का मतलब हो गया कि FB माइनस FA अपॉन B माइनस A इक्वल टू f डैश c और दैट f डैश c द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट c. यानी मतलब ये हुआ कि ये जो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A है, स्लोप ऑफ AB है, ये किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट C. ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा C और FC, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल. तो ये कहलाएगा आपका f डैश c इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन B माइनस A. सो दिस टेन थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P. तो नाउ वी कैन से स्लोप ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P. Hence chord AB is parallel to the tangent at point P which is PT. यानी दोनों स्लोप ऑफ कॉर्ड AB और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P दोनों इक्वल हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड ऑफ AB है ये हो गया पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट P. तो ये दोनों जब पैरेलल हो गए तो f डैश c इक्वल टू आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a. तो इन फर्स्ट फिगर, इस फिगर में हम देख रहे हैं कि बिटवीन a टू b में एक ही पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है. देयर इज ओनली वन पॉइंट P वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू AB. लेकिन यदि हम इस फिगर में देखें कि यहाँ भी आप देख रहे हैं AB एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हो गया आपका A और FA, B FB. अब यदि हम यहाँ पे एक कॉर्ड बना रहे हैं तो कॉर्ड ऑफ AB इज पैरेलल टू टेंजेंट एट P1, टेंजेंट एट P2, टेंजेंट एट P3. तो नाउ वी कैन से there are more than one point where tangents are parallel to the chord AB. एक पॉइंट बस नहीं, एक से ज़्यादा पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं. तो LMVT बोलता है कि कम से कम एक पॉइंट उसके बीच में लाई करे. जो C पॉइंट मिलेगा वो A और B के बीच में मिलेगा. यहाँ पे आपके पास C1 मिल रहा है, C2 मिल रहा है, C3 मिल रहा है, तीनों भी लाई कर सकते हैं. लेकिन
वेरीफाई करने के लिए कम से कम एक पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में मिलना चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। तो स्लोप ऑफ कॉड ए बी इक्वल टू हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, हैंस कॉड ए बी इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट पॉइंट पी विच इज पी टी। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अभी हमने पढ़ा पहला फॉर्म, इसका दूसरा फॉर्म देखें। इसका स्टेटमेंट है इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए प्लस एच and differentiable in open interval a to a plus h, then there exists at point theta where theta lie between 0 to 1 such that f a plus h equal to f a plus h f dash a plus theta h। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। यहाँ में इंटरवल जो है वो a से a प्लस एच दिया हुआ है और एक उनके बीच में थीटा जो 0 1 बीच में लाई कर रहा है जो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच के इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई किया है। हमने फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा है कि कोई फंक्शन एफ ए यदि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए देन सी लाई बिटवीन ए टू बी। इसी को हमने लेके चला। मान लिया हमने b इक्वल टू क्या माना a प्लस एच मान लिया। देयर विल बी एटलीस्ट पॉइंट c हमने ले लिया, यहाँ पे c को ले लिया a से लेकर के a प्लस एच तक। हमने a और b के बीच में b को इक्वल टू a प्लस एच माना। तो यहाँ पे हो गया a, ये हो गया c और ये हो गया a प्लस एच। तो यहाँ भी हमने पुट कर दिया f डैश c इक्वल टू हो गया f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस a और a कैंसिल हो गए। तो ये हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। और यहाँ पे मान लिया हम जो सी मिला इस सी को मान लिया ए प्लस थीटा एच। तो ये हो गया ए लेस देन सी लेस देन ए प्लस एच। हमने यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस थीटा एच पुट कर दिया। तो ये हो गया ए लेस देन ए प्लस थीटा एच लेस देन ए प्लस एच। यहाँ से ए कैंसिल हो गए। ये आ गया 0 लेस देन थीटा एच लेस देन एच। इसका मतलब है थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने c इक्वल टू यहाँ पे एफ डैश सी के प्लेस में c इक्वल टू ए प्लस थीटा एच पुट कर दिया। तो ये बन गया एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाल दिया। तो ये बन गया एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच वे थीटा लाई बिटवीन 0 to 1। इस फॉर्म को बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ एलएमवीटी। एलएमवीटी को हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला टाइप क्वेश्चन बनता है वेरीफाई एलएमवीटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ऑन 0 to 1। अब आपको मालूम है ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बीइंग पॉलिनोमियल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to 1। यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। एलएमवीटी की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देन देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट सी सच दैट सी मस्ट बी लाई बिटवीन 0 to 1 एंड एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे b इक्वल टू 1 है, a इक्वल 0 है। तो यहाँ पे हम लिख दिया f1 माइनस एफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल डैश 3। यहाँ पे 1 पुट किया तो f1 1 आया, 0 पुट किया f0 3 आया। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे एफ डैश सी निकालने के लिए हम एफ डैश सी को 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किया तो ये बना 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 एक्स इक्वल सी पुट कर दिया। तो एफ डैश सी आ गया 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अब यहाँ पे पुट कर दिया तो f1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 3 है। इस पूरे इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो ये बना 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल 0। तो c इक्वल टू आ गया 1/3 और 1। तो 1 जो है वो 0 1 बीच में नहीं है लेकिन 1/3 है। कम से कम एक वैल्यू उस इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए जो यहाँ पे 1/3 कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एलएमवीटी सेटिस्फाई करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई इन द इंटरवल 1 to 3।
तो हमने यहाँ पे LMVT लगा दिया, fx इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई में। आपको मालूम ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो डायरेक्टली पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है तो एफ डैश सी इक्वल टू 1/c हो गया। तो यहाँ पे पुट किया तो log 3 माइनस log 1, ये आ गया 1/3। log 3 माइनस log 1 हो गया 0, तो 1/c इक्वल टू आ गया log 3/2। और यहाँ पे सॉल्व किया तो c इक्वल टू हो गया 2/log 3 बेस e। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो c इक्वल टू आ गया 2 log e बेस 3। आपको मालूम है जब ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लॉग की कि log b बेस a इक्वल होता है 1 log a बेस b। जब बेस चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल टर्म्स को डायरेक्टली हम ले सकते हैं। तो c इक्वल टू आ गया 2 log e बेस 3। एक और क्वेश्चन देखें, लेट f such that 2 7 tends to 0 से infinite be a continuous differential function, then show that f7 माइनस f2 f7 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f2 f7/3 इक्वल टू 5 f स्क्वायर c f स्क्वायर c f डैश c। ये हमको प्रूव करना है। अब यदि आप ध्यान से देखें कि ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी का फॉर्म है, इसका मतलब इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरेंज किया तो ये हो गया f7 माइनस f2 f7 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस f2 f7। यहाँ पर हमने 5 3 को इंटरचेंज कर दिया तो अपॉन 5 इक्वल टू हो गया 3 f स्क्वायर c और f डैश c। ये सॉल्व किया तो बन गया f7 का क्यूब माइनस f2 का क्यूब अपॉन 7 माइनस 2 यानी 5 इक्वल टू हो गया 3 f स्क्वायर c f डैश c हो गया। मतलब ये हुआ, आप इसको देख कर कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फंक्शन है जो gx इक्वल टू एफ एक्स क्यूब है, यानी हम लगा दें gx इक्वल टू एफ एक्स क्यूब में LMVT इन इंटरवल 2 to 7। तो एक्स क्यूब एक कंटिन्यूस फंक्शन भी है और डिफरेंशियल फंक्शन भी है। देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट c सच दैट एफ डैश c इक्वल टू g डैश c ले लिया हमने, g डैश c इक्वल टू g7 माइनस g2 बाय 7 माइनस 2। तो g डैश c आपके पास दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 3 f स्क्वायर x इंटू एफ डैश एक्स, तो ये जाएगा 3 f स्क्वायर c और एफ डैश c इक्वल टू ये g7 हो गया f7 का क्यूब माइनस f2 का क्यूब बाय 7 माइनस 2 यानी 5, यानी ये पार्ट प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन देख करके अरेंज करना पड़ेगा कि आप ऐसा कौन सा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें हम LMVT लगा करके उस फॉर्म को ला पाएँ। एक और इनइक्वालिटी को हम प्रूव करें। यूजिंग LMVT प्रूव दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स अल्फा लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा। तो आप यदि इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक फंक्शन समझ में आ रहा है, वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 10 इनवर्स एक्स और इसके जो इंटरवल है वो अल्फा और बीटा है। तो हमने ये कंसीडर लेके चला कि एफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स इन इंटरवल अल्फा टू बीटा, इसमें लगा दिया हमने LMVT। तो आपको मालूम है 10 इनवर्स एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है इंटरवल अल्फा और बीटा में। देन इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हमने लगा दिया LMVT। तो ये मिला एफ डैश सी इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो एफ डैश सी हो गया, यहाँ से हमने पुट किया तो 1 प्लस सी स्क्वायर हो गया, जहाँ पे सी लाई करेगा अल्फा और बीटा के बीच में। अब हमको ये फॉर्म लाने के लिए जब सी अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर लेस देन 1 प्लस बीटा स्क्वायर होगा। इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म ले सकते हैं। तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर अभी यहाँ पे लेस है तो 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एफ डैश सी यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन एफ डैश सी लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। एफ डैश सी की वैल्यू ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर।
अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ भी शिफ्ट कर दिया, बीटा माइनस अल्फा यहाँ भी शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया बीटा माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन 10 इनवर्स बीटा माइनस 10 इनवर्स अल्फा लेस देन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे एफ एक्स क्या है 10 इनवर्स एक्स है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन को LMVT के द्वारा इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप फंक्शन और इंटरवल कैसे कंसीडर करते हैं, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये दिसबंदी हम जनरलाइजेशन ऑफ दी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी हमने पढ़ा LMVT जो था वो सिंगल फंक्शन के लिए था। अब यदि हम इसको मल्टीपल फंक्शन के लिए करें तो उसको हम कंसीडर करेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देखें, इफ द फंक्शन f(x) and g(x) आर डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to b such that f(x) and g(x) आर सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। पहली दूसरी कंडीशन तो वही है, f(x) and g(x) आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल a to b and f(x) and g(x) are differentiable at each point in the interval a to b and g dash x not equal to 0 for any value of c x belongs to ab, then there exists at point c in such that c lie between a to b in such that f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus ga, जहाँ पे c a और b के बीच में लाई करेगा, in which g dash x not equal to 0. This Cauchy's mean value theorem, also known as extended mean value theorem, is the more general form of the mean value theorem. मतलब सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो कॉचीज थ्योरम है वो जनरलाइजेशन ऑफ दी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। लैग्रेंज थ्योरम में आपने एक ही फंक्शन कंसीडर किया था, यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने 2 फंक्शन f(x) और g(x) के लिए किया है। तो f(x) g(x) दोनों गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। देन देयर इज पॉइंट c सच दैट f dash c अपॉन g dash c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga, where c lie between a to b। कॉची थ्योरम को प्रूव करने के लिए the proof of Cauchy's mean value theorem is based on same idea of the proof of the mean value theorem। जो आइडिया हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में सॉल्व किया है उसी आइडिया को लेके हम चलते हैं। तो फर्स्ट वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन, मान लिया वो ht है, एंड अप्लाई सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रोज थ्योरम। हम पहले एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, इसको हमने ht लिया हुआ है और उसमें हम रोज थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। लेट hx इक्वल टू ft माइनस mgt, जहाँ पे m कांस्टेंट है और ये m को डिटरमाइन करने के लिए हम रोज थ्योरम की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं ha इक्वल टू hb। तो ये हो जाएगा fa माइनस mga इक्वल टू fb माइनस mgb। इसको सिम्प्लीफाई कर दिया तो यहाँ से जो m है ये m मिल गया fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga इक्वल टू m। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें ft भी कंटिन्यूअस है, mgt भी कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। इसका मतलब st भी कंटिन्यूअस होगा इंटरवल a to b में, और ये दोनों फंक्शन डिफरेंशियल भी होगा। तो नाउ वी कैन से hx इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू ab एंड hx इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ab एंड ऑल्सो ha इक्वल टू hb। ये हमने ले लिया किससे, रोज थ्योरम से। देन देयर एग्जिस्ट एट पॉइंट c सच दैट h डैश c इक्वल 0। अब यहाँ पे हम h डैश c को 0 करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ जो हमने ht लिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका f डैश t माइनस m g डैश t, और t को रिप्लेस कर देंगे x से c से। तो यहाँ पे h डैश c को 0 किया तो ये हो गया आपका h डैश c इक्वल टू f डैश c माइनस m g डैश c इक्वल 0, यानी m इक्वल टू आ गया f डैश c अपॉन g डैश c। इस m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा fb माइनस fa अपॉन gb माइनस ga इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c, यानी ये हो गया आपका
एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, जहाँ पे जी डैश एक्स नॉट इक्वल 0 होगा और सी लाई करेगा ए और बी के बीच में। कॉची थ्योरम समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशियल फंक्शन इन आर। F2 दिया है 8, G2 दिया है 0, F4 दिया हुआ है 10 और G4 दिया हुआ है 8। देन प्रूव दैट G डैश x इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F डैश x फॉर एटलीस्ट 1 x विच इज 2 to 4। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे fx भी दिया है, gx भी दिया है, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे कॉची थ्योरम का। तो वी नो बाय द कॉची थ्योरम दैट इफ fx एंड gx आर द टू फंक्शन एंड इन इंटरवल 2 to 4 both functions are continuous and differentiable, so it should be at point C in such that f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus ga। तो यहाँ पे b और इंटरवल के प्लेस में 2 4 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका हो जाएगा f dash c अपॉन g dash c इक्वल टू f4 माइनस f2 अपॉन g4 माइनस g2। f4 दिया हुआ है 10, f2 दिया हुआ है 8, G4 दिया हुआ है 8 और G2 दिया हुआ है 0। इसको अप्लाई करें तो इक्वल टू हो गया 1/4। इसका मतलब G डैश सी इक्वल टू आ गया 4 F डैश सी। इन फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम C के प्लेस में एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये हो गया G डैश एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F डैश एक्स। एक और क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है सपोज अल्फा बीटा एंड थीटा आर दी एंगल सेटिस्फाइंग 0 लेस देन अल्फा लेस देन थीटा लेस देन बीटा लेस देन π/2। देन प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ दिया है कॉस बीटा कॉस अल्फा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखकर कहीं जा कर सकते हैं कि यहाँ पे टू फंक्शन का यूज हुआ है, यानी यहाँ पे हमको कॉची थ्योरम एप्लीकेबल है। तो हमने कहीं जा कर लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इंटरवल दिया हुआ है 0 लेस देन थीटा लेस देन बीटा। इसमें हमने लगा दिया कॉची थ्योरम। तो कॉची थ्योरम हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे ए और बी अल्फा बीटा हैं और एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स और जी एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स। तो डायरेक्ट लगाया कॉची थ्योरम लगा दिया। ऑल्सो साइन एक्स नॉट इक्वल 0 फॉर ऑल 0 से π/2 में साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो कॉची थ्योरम हो गया एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा इक्वल टू एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा, जहाँ थीटा लाई कर रहा है अल्फा बीटा के बीच में। तो ये हो गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया ये एफ डैश थीटा किया तो इसका डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा और इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया माइनस कॉट थीटा, लेकिन यहाँ पे हमने बीटा अल्फा इसको कंसिडर किया। इसको गिवन आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में प्रूव करना है। इस फॉर्म में लाने के लिए ये हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और ये हो गया कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया माइनस कॉट थीटा हो गया। यहाँ पे माइनस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया हुआ तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली ये होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा ये कॉट थीटा। नाउ नेक्स्ट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, इसको IMVT भी बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम मतलब हो गया, आपने बाय नेम इट इज क्लियर दैट इंटरमीडिएट मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि ये दो रूट के बीच में एक रूट फाइंड करने का है। कि स्टेटमेंट देख लें पहले। स्टेटमेंट इफ f इज द कंटीन्यूअस फंक्शन वुच डोमेन इज द इंटरवल a to b, यानी कोई फंक्शन f(x) कंटीन्यूअस दिया हुआ है a to b में बीच में, देन इट टेक्स एनी वैल्यू बिटवीन fa और fb एट सेम पॉइंट विद इन द इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ इफ कैपिटल N इज द नंबर बिटवीन fa और fb देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नंबर c बिटवीन a और b सच दैट fc इक्वल टू n। इसको हम समझने के लिए ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम यहाँ देखें ग्राफिकली कि मान लो कि बात आपके पास कोई एक कर्व दिया हुआ y कोड fx और ये पॉइंट a है तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो fb हो जाएगा, ये पॉइंट b है तो ये पॉइंट हो जाएगा fb।
अब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस दिया हुआ है। अब यदि हमारे पास इनके बीच में हम एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट एन, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट एन यदि एफ ए और एफ बी के बीच में है, तो यदि हम कंसीडर करेंगे तो पॉइंट सी जो होगा वो ए और बी के बीच में आएगा। कम से कम एक पॉइंट यदि यहाँ बीच में हम ले रहे हैं तो हमारे पास एक पॉइंट जरूर ए और बी के बीच में आ रहा है। ये फिगर 1 में हो गया। फिगर 2 में देखें, यदि हमारे पास एफ एक्स हमने एक फंक्शन ले लिया है जो ए है बी है, ये एफ ए हो गया, एफ बी हो गया। यहाँ भी हम यदि एफ ए और एफ बी के बीच में एक पॉइंट एन ले रहे हैं और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एन जो है ये C1 के लिए भी होगा, C2 के लिए भी होगा, C3 के लिए भी होगा। इसका मतलब कम से कम एक पॉइंट जरूर ए और बी के बीच में हो रहा है। यदि आप यहाँ पे एन कंसीडर कर रहे हैं एफ ए और एफ बी के बीच में, तो पॉइंट एटलीस्ट 1 पॉइंट शुड बी लाई बिटवीन ए टू बी। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं यदि हम एन एफ ए और एफ बी के बीच में पॉइंट ले रहे हैं तो हमको ए और बी के बीच में मोर देन 1 पॉइंट मिल रहे हैं, दैट इज C1, C2 और C3। तो कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलता है। मीन्स यदि एफ एन वी आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन एफ ए एंड एफ बी, देन वील फाइंड a point C which lie between A to B. It means if FA less than N less than FB, then A less than C less than B. And here, if FA less than N less than FB, then there is just at least A less than C1 less than C2 less than B, in which FC equal to N. तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी आपको, इसका जो ऑर्डिनेट फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे FC1N होगा, यहाँ FC2N होगा, यहाँ FC3N होगा। तो इस N के लिए एक पॉइंट मिल रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इस टाइप के क्वेश्चन का ज़्यादातर, इस टाइप के जो थ्योरम है वो ज़्यादातर यूज होते हैं रूट्स के फाइंड करने में, कि भाई यदि आपके पास दो वैल्यू दी गई हैं और पूछ रहा है इनके बीच में कितने रूट्स होंगे, तो इस टाइप में दिया होता है, पहचान है कि एटलीस्ट, जब भी आपके पास एटलीस्ट वाला टर्म आए तो इसका मतलब है कि आपको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। जैसे एग्जांपल देखें, सो दैट 2 cos x plus 6x minus 3 equal 0 हैज एटलीस्ट वन रूट या वन सॉल्यूशन एट x belongs to 0 से π/3। मतलब हमारे पास एक फंक्शन दिया एफ एक्स, 2 cos x plus 6x minus 3, 2 cos x भी कंटिन्यूस है, 6x minus 3 भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स शुड भी कंटिन्यूस। अब हम क्या करें कि इसके दोनों बाउंड्री पॉइंट को यहाँ पुट कर दें। तो हमने पहले x को 0 पुट किया, तो एफ 0 हो गया 2 cos 0 6 × 0 - 3, यानी आ गया -1 जो नेगेटिव है। और हमने π/3 पुट किया तो आ गया 2 cos π/3 plus 6 π/3 - 3, तो ये आ गया f π/3 को आ गया 2 1/2 plus 2 π - 3। तो आप देख रहे हैं ये कि 1 plus 2 π - 3, 2 π तो 6 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब वैल्यू पॉजिटिव होगी। 0 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है और π/3 पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है। यदि हम इसको ग्राफ से देखें तो हमने 0 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है और π/3 पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगी ज़रूर वो एक्स एक्सेस कट करेगा, और जहाँ पे एक्स एक्सेस कट करेगा उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक रूट इसमें ज़रूर होगा। वेन एवर ग्राफ मूविंग फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव और मे बी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इट शुड बी कट एक्स एक्सेस, और जब एक्स में कट कर रहा है इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट 1 0 ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक सॉल्यूशन होगा 0 से π/3 में। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है a > b > c > d, प्रूव दैट f(x = x - a x - c twice of x - b x - d हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये फाइंड करने के लिए एक तो हम इसका डिस्क्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट y के लिए क्वाड्रिक बना करके d > 0 कर दें। उससे भी जी मेथड यदि हम देखें तो हम क्या करें, ये a b c d को उठा करके डायरेक्टली इस फंक्शन में पुट कर दें। तो हमने यदि f(x = x - a x - c twice of x - b x - d लिया और यहाँ पे हमने a पुट कर दिया, तो ये हो गया 0 twice of a - b a - d, तो a ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब f(a > 0 हो गया।
बी पुट किया तो बी माइनस ए बी माइनस सी 0 हो गया, तो बी माइनस डी जो है यहाँ से देखें तो ये नेगेटिव होगा और बी माइनस सी जो है ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का आउटपुट नेगेटिव हो गया। इसका मतलब एफ बी नेगेटिव हो गया। एफ सी देखें, सी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 0, ये ट्वाइस ऑफ सी माइनस बी और सी माइनस डी। सी माइनस बी जो होगा वो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा और सी माइनस डी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का आउटपुट भी ये भी नेगेटिव हो गया। अब हम डी पुट करें तो डी माइनस बी और डी माइनस सी प्लस 0 आ गया, इसका मतलब डी सबसे लीस्ट है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एफ ए पॉजिटिव हो गया, एफ बी नेगेटिव हो गया, एफ सी नेगेटिव हो गया, एफ डी पॉजिटिव हो गया। यदि इसको हम ग्राफ बना दें तो डी सी बी ए, तो आप देख रहे हैं कि एफ डी जो है यहाँ पे देखें एफ डी पॉजिटिव है तो हमने एफ डी को पॉजिटिव ले लिया। फिर बोल रहा है एफ सी नेगेटिव है तो एफ सी को नेगेटिव ले लिया, एफ बी भी नेगेटिव ले लिया और एफ ए यहाँ पॉजिटिव है। तो देख रहे हैं आप, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव में करेगा तो एक रूट यहाँ पे होगा और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा एक रूट यहाँ पे होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा बन गया, जो एक रूट होगा डी और सी के बीच में और दूसरा रूट होगा बी और ए के बीच में। तो नाउ इट इज क्लियर दैट एफ एक्स हैज द डिस्टिंक्ट रूट्स। एक और क्वेश्चन देखें, इफ एफ इज द ट्वाइस डायमेंशनल फंक्शन सच दैट एफ ए इक्वल 0, एफ बी इक्वल 2, एफ सी इक्वल -1, एफ डी इक्वल 2, एफ ई इक्वल 0, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, then the minimum number of zeros of gx which is defined as f dash x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f डबल डैश x f x in the interval a to e। हमें निकालना है कितने जीरो होंगे। तो यदि आप देखें gx इक्वल दिया हुआ है f डैश का स्क्वायर प्लस f डबल डैश और f x। यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f x और f डैश x। तो नाउ गेट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ gx वी कैन टेक द फंक्शन, इसको हम एक फंक्शन कंसिडर कर लें एच एस इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब यदि हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो देखें आप, एफ एक्स का ग्राफ में दिया हुआ है एफ ए दिया है 0, एफ बी 2, एफ सी -1, एफ डी 2, एफ ई 0। इसको कंसिडर करने के लिए हमने ग्राफ बना लिया। तो एफ ए 0 है, एफ बी पॉजिटिव दिया है, एफ सी नेगेटिव दिया है, एफ डी फिर पॉजिटिव दिया है और एफ ई 0 दिया है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ बन गया किसका, एफ एक्स का। तो इसमें एफ एक्स में टोटल जो नंबर ऑफ जीरोस हैं 1 2 3 4, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एफ एक्स इक्वल 0 में कितने होंगे, इसमें 4 मिनिमम सॉल्यूशन होंगे, ये नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4 जीरोस होंगे। जब एफ एक्स में 4 जीरो है तो एफ डैश एक्स में एक कम होगा तो वो हो जाएगा 3 मिनिमम जीरो हो जाएंगे, यानी एफ एक्स में टोटल 4 मिनिमम सॉल्यूशंस, सो एफ डैश एक्स हैज 3 मिनिमम सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि एच एक्स में हो गए जो कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, तो एच एक्स में टोटल मिलाकर कितने जीरो हो गए, 7 मिनिमम सॉल्यूशंस हो गए। तो यदि एच एक्स में 7 मिनिमम सॉल्यूशन हैं तो इसका डेरिवेटिव है ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स विच इज इक्वल जी एक्स है द 6 मिनिमम सॉल्यूशन। इसका क्लियर हो गया कि टोटल एफ एक्स में 4 मिनिमम सॉल्यूशन है या जीरो हैं और एफ डैश एक्स में 3 मिनिमम सॉल्यूशन और जीरो हैं, यानी टोटल एफ एक्स इंटू एफ डैश के प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ जीरो 7 होंगे। और चूंकि ये जो दिया हुआ है ये जी एक्स जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश में टोटल नंबर ऑफ जीरो 7 हैं, तो उसके डेरिवेटिव में टोटल नंबर ऑफ जीरो 6 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स में इंटरवल ए से ई के बीच में टोटल नंबर ऑफ जीरो 6 होंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको मीन वैल्यू थ्योरम के डिटेल स्टेटमेंट्स, उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स आपको डिस्कस किए हैं। टोटल रोज थ्योरम, एलएमवीटी, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसके नोट्स बनाएं और हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक से कोशिश करें। ओके, थैंक यू।